प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। तो ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, समझ लिया था और इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना हम लोगों ने बच्चों स्टार्ट कर दिया था। तो इसके अभ्यास प्रश्नों को प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्न हम लोगों ने हल किए हैं। तो इसमें बच्चों विकल्प वाले प्रश्न हम लोग हल कर चुके थे इसकी पहले की वीडियो क्लासेस में, और प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कंप्लीट कर ली थी, और तीसरा प्रश्न जो था हमारा सही गलत वाला वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों प्रश्न नंबर 4 से। तो प्रश्न नंबर 4 जो है उसका पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसके का खा गा 3 पार्ट है बच्चों, तो ये हमें हल करने हैं। का है इसका परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन के बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया है, और जब चैप्टर पढ़ा था, अगर आपने अभी तक इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर के तो ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, तब आप इसके प्रश्नों के उत्तर को आसानी से दे पाएंगे। तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन बच्चों हम लोगों ने टोटल 8 प्रकार के परिवर्तन पढ़े हैं। मंद एवं तीव्र परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन के बारे में पढ़ा है। नियमित और अनियमित परिवर्तन किन्हें कहा जाता है। प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कौन से हैं, जिन्हें उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जाता है। साथ ही बच्चों तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय वाला परिवर्तन भी पढ़ चुके हैं बच्चों। भौतिक और इसके बाद है 5वां हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। इसके बाद है 6वें नंबर पे प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन कौन से होते हैं। तो ये भी हम लोगों ने जान लिया था कि प्राकृतिक परिवर्तन किन्हें कहा जाएगा और कृत्रिम परिवर्तन कौन से होते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने 7वें नंबर पे पढ़ा था अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन के बारे में। तो जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता वो क्या कहलाते हैं, अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं, और जिन पर हमारा नियंत्रण रहता है ऐसी घटनाओं को नियंत्रित परिवर्तन के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे बिजली के पंखे को हम तेज और धीमा कर सकते हैं, लालटेन की रोशनी को धीमा तेज कर सकते हैं, तो ये सब बच्चों किस में आ जाएगा, नियंत्रित परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जटिल परिवर्तन कौन से होते हैं। तो इन्हीं परिवर्तनों को जिनको हम लोगों ने पढ़ा बच्चा, टोटल 8 परिवर्तन हम लोगों ने पढ़े हैं। तो इसमें चूंकि परिवर्तन कितने प्रकार के प्रश्न पूछा गया है, तो आपको केवल इनके नाम लिख देने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न था परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, आप उत्तर लिख दीजिएगा बच्चों। परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। मंद एवं तीव्र परिवर्तन, उनके नाम ही केवल लिखना है, तो लिख लीजिएगा अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। तीसरे नंबर पे है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, ठीक है। चौथे नंबर पे है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद था हमारा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन 5वें नंबर पे है, ठीक, ये लिख लीजिएगा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। 6वें नंबर पे कौन सा परिवर्तन था, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। 8 परिवर्तन हम लोगों ने देखे ना बच्चों। इसके बाद 7वें नंबर पे कौन सा परिवर्तन है, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, ये लिख लीजिएगा। और 8वां लास्ट परिवर्तन है हमारा जटिल परिवर्तन, तो ये आप नाम लिख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो परिवर्तन के प्रकार पूरे जो है हेडिंग डाल के आप केवल लिख लीजिएगा। ज़्यादा उसमें पूछा नहीं गया है, इसलिए आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से परिवर्तन क्या क्या होते हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बच्चों प्रश्न है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो हमें बताना है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, और उदाहरण सहित हमको लिखना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। ऐसा लिख दीजिएगा, ऐसे नहीं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है, यानी पदार्थ की जो पहली स्थिति है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
तो अब इसके बाद फिर बच्चों इसमें प्रश्न में पूछा भी गया है कि हमें उसके एग्जाम्पल सहित लिखना है अंतर। तो उदाहरण में आप लिख दीजिएगा, जैसे बर्फ़ का पिघलना, बिजली के बल्ब का जलना। तो ये सब कौन से परिवर्तन है बच्चों? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ये आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें लिखना है रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो बच्चों रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी एक या एक से अधिक कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो पदार्थ पहले थे उनको हम किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और पदार्थ के जो गुण रहते हैं वो मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। और इसके एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा, जैसे मोमबत्ती का जलना, सिरके का बनना, दूध से दही का बनना। हाँ, तो ये सब कैसे परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर जिस तरीके से ये लिखा गया है उसी तरीके से आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ये पूरा आप जो ब्लैक से लिखा गया है उसे ब्लू से लिखिएगा, और जहाँ पर रेड पेन का यूज़ किया गया है उसकी जगह पर आप ब्लैक कलर के पेन का यूज़ फेयर कॉपी में कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। लास्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो। तो दो एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो बच्चों इसमें पहला आप लिख दीजिएगा कि स्पिरिट, ईथर व अल्कोहल की अगर हम बूंदों को हथेली पर रखते हैं तो जैसे ही हम उसे बच्चों हथेली पर रखेंगे वैसे ही क्या होगा कि वो वाष्पीकृत हो जाती हैं और ठंडक का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये ऊष्मा अवशोषित हो गई। इसमें स्पिरिट, ईथर व अल्कोहल की जो बूंदें हमने हथेली में ली थी वो गायब हो जाएंगी, वाष्पीकृत हो जाएंगी और ठंडा ठंडा हमें अनुभव होगा। तो पहला ये हो गया हमारा। और दूसरा परिवर्तन कौन सा है? तो जल में नौसादर या यूरिया घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है और परख नली पहले की अपेक्षा जो होती है वो ठंडी हो जाती है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? ऊष्मा जो है वो अवशोषित हो रही है। जब हम पानी में यूरिया घोलते हैं या नौसादर घोलते हैं ना, तो वो परख नली जो है वो पहले की अपेक्षा ठंडी हो जाती है, या पानी जो रहेगा उसमें वो थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा सा महसूस होगा। बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो अपेक्षाकृत जो है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका दूसरा उदाहरण हो गया। तो बच्चों ये दोनों जो है परिवर्तन आप लिख लीजिएगा। इसका उत्तर गा का इसी तरीके से लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आज हमारा ये अध्याय, ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 यहीं पर समाप्त हुआ। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री में हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं एक हम नए चैप्टर के साथ में, जो कि नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।